this particular video, I want to discuss with you regarding PT2 exam. Today I will explain you all the chapters as per the syllabus of periodic test 2. As you know very well, as per the syllabus, the chapters which we are going to include for the PT2 exam are from Gadya Bhag. We are going to include 2 chapter. एक है आपका गलता लोहा शेखर जोशी का, दूसरा है स्पीति में बारिश कृष्णनाथ जी का। यह हमारा गद्य भाग। अब यदि हम पद्य भाग की बात करते हैं, पद्य भाग में हम आपके लिए इंक्लूड कर रहे हैं 2 पोएम। एक है हमारी सुमित्रा नंदन पंत जी की वे आंखें और दूसरा है सुमित्रा नंदन जी के बाद दुष्यंत कुमार जी की गजलें। साथ ही आपके वितान से हम एक चैप्टर इंक्लूड कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, राजस्थान की रजत बूंदें अनुपम मिश्र द्वारा। तो भाई देखिए 5 चैप्टर यहाँ पे बहुत अच्छे से आपके लिए क्लियर है। मैं आपको फिर से बताऊंगा कि गलता लोहा है, स्पीति में बारिश है, सुमित्रा नंदन जी पंत है, दुष्यंत कुमार है और राजस्थान की रजत बूंदें हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपका जो पोइट्री पोर्शन है, जो आपका काव्य भाग है। इस काव्य भाग में 2 कविताएं हमारे लिए है। वो कौन सी है? जस्ट मैंने आपको बताया, सुमित्रा नंदन पंत जी की वे आंखें और दुष्यंत कुमार जी की गजलें। तो भाई चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सुमित्रा नंदन जी पंत से। ओके, क्या नाम है उनकी जो रचना है? उसका नाम है वे आंखें। तो बच्चों में सबसे पहले आपको जो ये वे आंखें कविता है, इसकी मैं आपको पूरी थीम बताना चाहूंगा। इसकी थीम में मैं आपको बता दूं कि जो यहां पर आंखें हैं, वो आंखें किसकी याद दिला रही है, किसके लिए यहां पे आंखें, आंखों शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आंखें जो यहां पर प्रयोग किया गया है, वो किया गया है किसान के लिए। आंखों से कहीं ना कहीं कवि ने यहां पर किसानों की एक मार्मिक स्थिति का बहुत ही सजीव चित्रण हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। तो देखिए मैं थोड़ा सा पहले आपको थीम बताता हूं, फिर उसके बाद कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी मैं आपको क्लियर करता हूं। तो भाई देखिए वे आंखें, सुमित्रा नंदन जी पंत। देखिए कविता का सार की अगर मैं बात करता हूं तो सुनिए ध्यान से। इस कविता में पंत जी ने स्वतंत्रता के पूर्व, हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उसकी पहले की मैं बात कर रहा हूं, स्वतंत्रता के पूर्व किसानों की जो दुर्दशा थी, मतलब 1947 के पहले, ध्यान रखिएगा 1947 के पहले किसानों की जो दुर्दशा थी, उसी का चित्रण यहां पर पंत जी ने बहुत ही मार्मिक तरीके से किया है। उन्होंने बताया है कि किसान की आंखें सदा दुख और दीनता से भरी रहती है। कभी वो स्वाधीन था, परंतु आज उसकी जमीन से उसको बेदखल कर दिया गया है। महाजन ने क्रूरता के साथ उसके पुत्र को मरवा दिया है, उसके घर द्वार बिकवा दिए हैं, उसके खेतों को नीलाम करवा दिया है। ब्याज के लिए उसने सब तरह के अत्याचार सहे हैं। उसकी पत्नी बिना दवा दारू के मर गई है और जो उसकी दूध मुही बेटी थी वो भी दूध के अभाव में चल बसी है। उसकी पुत्र वधू को पति घातनी होने का कलंक मिला है। उसे थानेदार ने एक बार घर बुलवा भेजा, उसके साथ अत्याचार किए, दूसरे दिन उसने भी कुएं में डूबकर और अपनी जान दे दी है। इन सब अत्याचारों की याद कर करके उस किसान की छाती कहीं ना कहीं फटती जा रही है। तो भाई यही सब चीजें बताइए, इन्हीं चीजों को यहाँ पर उन्होंने सुमित्रा नंदन जी पंत ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है और कहीं ना कहीं हमारा परिचय हमारी स्वाधीनता के पूर्व के किसानों से करवाया है कि भाई स्वाधीनता के पूर्व किसानों की स्थिति किस तरह से दयनीय थी। राइट, मैंने आपको अभी सभी चीज़ें क्लियर की है। इसको मैं थोड़ा सा और एक बार डिटेल्स में जाना चाहूँगा। डिटेल्स में जाने में मैं कुछ पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट्स है इस पर्टिकुलर चैप्टर के, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी थोड़ा सा क्लियरिफाई करना आपको चाहूँगा। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले 2 शब्दों की बात करते हैं। एक शब्द हमारे पास आया था स्वाधीनता और दूसरा आया था स्वाभिमान। तो देखिए स्वाधीनता और स्वाभिमान, ये कहीं ना कहीं स्वाभिमान का जो रिलेशन है वो सीधा स्वाधीनता से। देखिए किसान की स्वाधीनता और स्वाभिमान काय पे निर्भर करता है बच्चों? उसकी आर्थिक दशा के ऊपर, उसकी आर्थिक स्थिति के ऊपर। यदि वो खुशहाल है, उसके पास अपनी जमीन है, अपने गाय बैल है, अपना घर बार है, तो वो स्वाभिमानी है, राइट, और स्वाधीन है।
परंतु यदि वो कर्ज में डूबा है या खेत गाय बैल आदि से उसको बेदखल कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं उसका स्वाभिमान अब शून्य हो रहा है। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई कि जो किसान का स्वाभिमान था वो पूरी तरह से समाप्त सा हो गया है। कारण मैंने अभी आपको क्लियरिफाई किया कि जो उसका अपना था वो सब उससे छीन गया है। अब यहाँ पे मैंने एक शब्द बताया आपको, बेदखल, राइट। देखिए, बेदखल का मतलब होता है संपत्ति से वंचित करना, संपत्ति से अलग कर देना। भाई देखिए क्या हुआ, किसान ने महाजनों से कुछ पैसा ऋण पे लिए, ओके, वो उसे समय पे चुका नहीं पाए, इस कारण महाजन ने क्या करा, उनको उनके खेतों से बेदखल कर दिया, खेतों का अधिकार उनसे छीन लिया। उसने किसान के गाय बैल भी बेच डाले, किंतु अपना ऋण और ब्याज बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। अब देखिए और अत्याचार किसके साथ हुए, किसान के लड़के के साथ भी। जवान लड़का था किसान का, भाई क्या हुआ उसके साथ। देखिए जो किसान का लड़का था वो बच्चों जवान था, इसलिए लगता है कि भाई उसकी हत्या क्यों की गई, तो ऐसा लगता है इस कविता में तो उस चीज को क्लियरिफाई नहीं किया गया है, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसने महाजन द्वारा जोर जबरदस्ती खेत घर नीलाम करने का कहीं ना कहीं विरोध किया होगा, क्योंकि जवान था, उसने बिल्कुल विरोध किया होगा कि तुम मेरे खेत नीलाम नहीं कर सकते, मेरा घर नीलाम नहीं कर सकते, और वो कहीं ना कहीं इसका विरोध करने के लिए खड़ा हो गया होगा। इसलिए महाजन ने षड्यंत्र करके अपने कारकुनों से, कारकुनों मतलब उसके लठेत, उनके उन कारकुनों से उसको मरवा डाला, राइट। देखिए इसके बाद और क्या होता है, इस कविता से एक चीज और ज्ञात हो रही है हमको। क्या ज्ञात हो रही है कि जो महाजन होते हैं वो स्वभाव से बहुत ही क्रूर होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं, उन्हें किसी की मजबूरी से कुछ लेना देना नहीं होता है। वे तो हर हाल में अपना पैसा तथा अपना ब्याज चाहते हैं। यदि कोई ब्याज देने में असमर्थ होता है तो वे जहां तक हो सके उसको मारकर, उसकी चमड़ी उधेड़कर, उसकी संपत्ति को नीलाम करके किसी न किसी तरीके से अपना पैसा वसूल कर लेते हैं। देखिए किसान की पत्नी और उसकी बच्ची की मृत्यु के लिए सीधे सीधे रूप से तो महाजन जवाबदार नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली महाजन ही इसके लिए जवाबदार है। महाजन ने किसान से उसका सब कुछ छीन लिया, राइट। अब उसके बाद क्या हुआ, यहां तक उसने मतलब किसान का इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपनी पत्नी की दवा दारू कर सके। दवा इलाज नहीं मिलने के कारण उसकी पत्नी चल बसी। बच्ची बहुत छोटी थी, अभी अपनी मां का दूध पीती थी, जब मां जीवित नहीं रही तो बच्ची को दूध नहीं मिला, इस वजह से बच्ची भी चल बसी। अतः महाजन की अमानवीय क्रूरता ही कहीं न कहीं दोनों की हत्या के लिए दोषी है। अब हम कोतवाल की बात करते हैं कि भाई कोतवाल ने उसकी पुत्रवधू के साथ, बहू के साथ कहीं ना कहीं गलत व्यवहार किया, जिसकी वजह से उसने कुएं में डूबकर आत्महत्या कर ली। देखिए क्या होगा, प्रायः हमारी भारतीय स्त्रियां तभी आत्महत्या करती है जब कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ गलत कृत्य हो जाता है। भारतीय स्त्रियों में अपने स्त्रीत्व की सुरक्षा का बहुत ही प्रबल भाव होता है। अतः ऐसा लगता है इस कविता को पढ़ने के बाद कि शायद कोतवाल ने पुत्रवधू को अकेला असहाय पाकर उसके साथ कहीं ना कहीं कोई गलत हरकत की है, इसी कारण उसकी पुत्रवधू ने कुएं में डूबकर और आत्महत्या कर ली है। यहाँ पर एक प्रसंग इस कविता को जब आप पढ़ोगे तो एक और आता है, कहीं ना किसान ने पत्नी को पैर की जूती शब्द से भी यहाँ पर संबोधित किया है। तो देखिए उस समय की स्थिति थी, उस समय किसान के माध्यम से समाज की एक स्थिति का भी कहीं ना कहीं चित्रण किया है कवि ने, कि किसान में पत्नी के प्रति कहीं ना कहीं उपेक्षा का भाव था। वो उसे कहीं ना कहीं पांव की जूती समान था, तिरस्कृत समझता था। उसको यह था कि अगर पत्नी मर जाएगी तो दूसरी शादी करके दूसरी पत्नी को ला सकता है। शायद उस समय के परिवेश के अनुसार यह उस किसान के लिए एक सामान्य सी घटना रही होगी। जब किसान अपनी दुर्दशा के बारे में सोचता है, उसको अपनी व्यवस्था पे, अपनी असहायता पे रोना आता है, वो महाजन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है, यह सोचकर उसकी आंखें सिकुड़ जाती है, उसके मन में विद्रोह जागता है, हिंसा सिर उठाने लगती है, उसकी आंखें तीर के समान कहने के बहुत क्रोध के मारे नुकीली हो जाती है। ऐसा लगता है कि अत्याचारी को भेद डालेगा, लेकिन वो ऐसा कहीं भी नहीं कर पाता है। यहाँ पर जो किसान की आंखें, उससे कहने के बच्चों कवि को डर लगता है। भाई किस तरह से लगता है, देखिए किसान की आंखों में क्या है, घोर निराशा है, दीनता है, अंधकार है, उसकी आंखों में उसकी समस्त पीड़ाएं हैं, युग युग से भीगी हुई वेदनाएं, जो युग युग से उसने मतलब कई दुखों से भीगी हुई, युग युग से भोगी हुई जो वेदनाएं, वो कहीं ना कहीं उसकी आंखों से प्रकट हो रही है। ये सब दुख उसकी आंखों को भयंकर बना रहे हैं। उसके साथ महाजन ने पशुओं से भी बदतर व्यवहार किया है, उसे लूट खसोटा है, उसको लूटा खसोटा है, उसको कहीं ना कहीं उसके घर से भी बेघर कर दिया है, उसकी शक्तियों का निर्ममता के साथ शोषण किया है, परिस्थितियों ने भी उसको धक्के दिए हैं। इस चोट से आहत वो किसान अपने भरे पूरे परिवार के होते हुए भी अकेला रह गया है। वह
सब कष्ट और पीड़ा निराशा भरकर उसकी आंखों में कहीं ना कहीं वापस से समा रहे हैं। उसकी आंखों में अब कोई आशा का बिंदु बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बस जब याद करता है तो ऐसा लगता है पूरा परिवार उसके साथ है, लेकिन जहां उसका रियलिटी के सामना होता है, वास्तविकता से उसका सामना होता है, तो सभी चीजें उसको याद आती है कि अब उसके पास उसका कुछ भी नहीं रहा है। एक पल तो सोचता है कि मेरा भरा पूरा परिवार है, दूसरे पल उसको याद आता है कि उसका सब कुछ छीन चुका है, सब कुछ समाप्त हो चुका है। ये जो यहाँ पर सुमित्रानंद पंत ने एक शब्द यूज किया है, इस कविता का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वे आंखें। तो देखिए, वे आंखें मतलब स्वतंत्रता पूर्व के भारतीय किसान की मार्मिक दशा का चित्रण। उसकी आंखों में सदा निराशा, दुख, दीनता, त्रास, पीड़ा, भ्रम, संशय, आतंक यही नजर आता है। उसकी हरी भरी खेती को महाजन की शोषण व्यवस्था ध्वस्त कर देती है। उसके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, उसको खेती से बेदखल कर दिया जाता है, उस पर हिंसक हमले किए जाते हैं, उसके पुत्र को जान से मार दिया जाता है, क्रूर से क्रूर उसके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, अमानवीय से अमानवीय कर्म उसके ऊपर किए जाते हैं। दुर्भाग्य भी उसका साथ, मतलब दुर्भाग्य भी उसके ऊपर सवार रहता है, मतलब सौभाग्य उसका कहीं भी साथ नहीं देता है। देखते ही देखते उसकी भरी पूरी गृहस्थी पूरी तरह से उजड़ जाती है। किसान अपने घर की इज्जत की रक्षा भी नहीं कर पाता है। उसकी बहु बेटियों का सरेआम थानेदार के द्वारा अपमान किया जाता है। ये सभी वेदनाएं किसान की गहरी आंखों में सदा के लिए समा गई है। इससे उसका जीवन एक तरह से पूरी तरह से जंजाल बन गया है। और जो शीर्षक है वो आंखें, उस माध्यम से हमारे सुमित्रानंद जी पंत ने उन स्थितियों का, उन परिस्थितियों का, उस दुर्दशा का परिचय हमसे करवाया है। तो भाई ये हमारा पूरा सार सुमित्रानंद जी पंत की कविता वे आंखें। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी कविता पे, जो हमारे दुष्यंत कुमार जी के द्वारा लिखी हुई है, और इसका टाइटल है गजलें। राइट, चलिए मैं इसका सार भी आपको बताता हूं। देखिए जी, दुष्यंत कुमार जी की जो गजलें हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमारे को जन जागरण का संदेश देती है। जन जागरण, लोगों में एक जागृति का भाव आए, कहीं ना कहीं ये संदेश हमको इनकी कविताओं से मिलता है। देखिए, कवि देश की जो दुर्व्यवस्था है उसको देखता है, देख के निराश हो जाता है। आजाद भारत में उन्होंने जो सपना लिया था कि हर घर में रोशनी होगी, परंतु यह हुआ है कि पूरा शहर कहीं ना कहीं अंधकार में डूबा हुआ है। देश की व्यवस्था कहीं ना कहीं, देश आजाद होने के बाद ऐसी बन गई है कि सभी दूर कष्ट ही कष्ट नजर आ रहे हैं। राजनीतिक व्यवस्था स्वयं इन कष्टों का कारण है, वो इन कष्टों से कैसे निवारण करवाएगी। दिल करता है यहां से कहीं और चले जाएं। यहाँ के लोग जो है वो भी विरोध का स्वर उनमें नहीं रहा है। आलसी हैं, निकम्मे हैं, शोषित हैं, और हर अभाव को चुपचाप पी जाते हैं, आवाज नहीं उठाते हैं। ये ऐसे लोग हैं यहाँ के कि कमीज के ना होने पर शोर नहीं मचाते हैं, बल्कि अपने पांव से ही अपने पेट को ढकने का प्रयास करते हैं। वे लोग उस परमपिता परमेश्वर को, खुदा को एक हसीन नजारा के समान मानते हैं, और यही समझते हैं कि वो कुछ भी नहीं करेंगे, एक दिन प्रभु उनकी दुर्दशा को दूर करेगा, जो संभव नहीं है। और कहीं ना कहीं इसी भावनाओं के सहारे, इसी संवेदनाओं के सहारे, इसी फीलिंग्स के सहारे वो अपने दिन काट रहे हैं। कवि ने यहाँ पर कोशिश की है कि शोषित जो लोग हैं उनकी आवाज में कहीं ना कहीं वो विद्रोह का प्रभाव डाल सके। मतलब विद्रोह आए, अपनी दुर्दशा के लिए जो लोग शोषित हैं वो कहीं ना कहीं आवाज उठाएं, ये कवि का यहाँ पर प्रयास है। जबकि जो शोषित लोग हैं ना, वो खुद क्या मानते हैं कि भाई जो सत्ताधारी हैं वो तो पिघल नहीं सकते, हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, हम उनका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और जो राजनीतिक नेता हैं वो क्या करते हैं, कवि की विद्रोही आवाज को, कोई कवि अगर इस चीज का प्रयास कर रहा है तो उसकी विद्रोही आवाज को कुचल देना चाहते हैं। आप कवि का भी एक निश्चय है कि वो शायद जीवित रहे या न रहे, लेकिन वो क्रांति की आवाज को बुलंद करके रहेगा। और दुष्यंत कुमार जी ने इस कविता में यही प्रयास किया है। इस कविता की कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करने जाऊंगा। देखिए, जो ये कविता है, अगर हम इसके प्रतिपाद्य की बात करें तो भाई देखिए क्या है, लोगों को समाज में क्रांति के लिए प्रेरित करना। रिमेंबर दिस थिंग, क्या है भाई इसका मेन प्रतिपाद्य, मेन इंटेंशन, लोगों को, जो समाज के लोग हैं उनके अंदर क्रांति लाना, उनको क्रांति के लिए प्रेरित करना। कवि राजनीतिक व्यवस्था से पूरी तरह से निराश हो चुका है। उसके शासन में पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है, खुद शासन ही कष्टकारी बन चुका है। यहाँ के लोग इतने दबे कुचेले हैं कि मजबूरी की आखिरी हद तक वो चले गए हैं और कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, विद्रोह नहीं कर रहे हैं। वे तो खुदा के नाम पर कुछ हसीन सपने अपने मन में पाले हुए हैं
और अपना जीवन निकाल रहे हैं। उनके मन में ये बात दृढ़ हो चुकी है कि शासन की नीतियों में परिवर्तन नहीं हो सकता, शासन का हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। जबकि कवि क्या चाहता है, इन शोषित लोगों के मन में कवि क्रांति की ज्वाला को जगाना चाहता है। कवि का दृढ़ निश्चय है कि वह अधिकारों के लिए, शोषित समाज के अधिकारों के लिए सदैव संघर्ष करता रहेगा और कहीं न कहीं उनके मन में क्रांति की भावना को जागृत करने का प्रयास करता रहेगा। अब देखिए यहां पर कवि ने कुछ चीजें बताई है कि देखो व्यवस्था में, जो शासन की व्यवस्था उसके अंदर बिल्कुल सुख सुविधा नहीं है। एक तो प्रॉब्लम ये चल रही है, और दूसरी प्रॉब्लम यहां पर क्या चल रही है कि लोगों में परिवर्तन की इच्छा शक्ति नहीं है। लोग किसी भी तरह का परिवर्तन चाह ही नहीं रहे। कवि क्या देख रहा है, पूरा देश अंधकार के अंदर डूबा हुआ है, कहीं भी चिराग की कोई रोशनी नहीं है। वृक्ष की छांव यहां पर छांव देने की बजाय कहीं ना कहीं धूप बरसा रही है। मतलब जो शासन व्यवस्था है वो उल्टा परेशान कर रही है। अतः कहीं ना कहीं उसके मन में होता है कि भाई ये स्थान मुझे अब छोड़ देना चाहिए। यहां पर एक शब्द प्रयोग किया गया गजलों में, जिसका जो शीर्षक है वो है दरख्तों का साया और धूप। दो शब्द यहां पर विशेष रूप से आए हैं, एक आया है दरख्तों का साया और एक आया है धूप। देखिए दरख्तों का साया से यहां पे क्या तात्पर्य है, सुखकारी शासन व्यवस्था। दरख्तों का साया से क्या तात्पर्य बच्चों, सुखकारी शासन व्यवस्था। और एक शब्द आया धूप। धूप मतलब क्या होता है, कष्ट। तो भाई कवि क्या कहना चाह रहा है कि भारत की शासन व्यवस्था है सुख की बजाय दुख बढ़ाने वाली है। यहां साय की बजाय धूप का साम्राज्य, छांव तो नहीं मिल रही है हमको, धूप ही धूप मिल रही है। यहां पर एक चीज और बताई है कि यहां के लोग जो हैं वो कैसे हैं, दीनहीन हैं, स्वीकारवादी हैं, यथास्थितिवादी हो चुके हैं, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते हैं, अपने पांव सिकोड़ के किसी भी तरह से अपने पेट को ढक के अपना जीवन बिताना ही कहीं ना कहीं उनकी नीति बन चुका है। उनके अंदर जो संघर्ष की कामना है, संघर्ष की भावना है, पूरी तरह से मर चुकी है। कभी भाग्यवादी लोगों पे यहाँ पे कटाक्ष कर रहा है, भाई यहाँ के लोग ईश्वरवादी हैं, आस्तिक हैं, चाहे उन्हें भगवान को ना देखा हो, किंतु वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करें ऐसा नहीं होता, वो ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके नाम पर सब प्रकार के कष्ट सहन कर लेते हैं और ये सोचकर संतुष्ट हो जाते हैं कि भाई यदि उनको दुख मिल रहे हैं ना तो ये ईश्वर का ही तो दिया हुआ है, सुख मिल रहे हैं ना ये भी ईश्वर का ही तो दिया हुआ है, और कहीं ना कहीं वो दुखों को भी ईश्वर का प्रसाद मान रहे हैं। इसी वजह से उनके अंदर विद्रोह की भावना जागृत नहीं हो रही। भाई देखिए ये पूरी थीम है आपकी दोनों कविताओं की, और मुझे लगता है कि इसको पढ़ने के बाद अब आपको कैसा भी लेसन आता है, आपको 100% उसको एक प्रॉपर वे में अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं आपके पद्य प्रभाग हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हमारे आपके गद्य प्रभाग के ऊपर। गद्य प्रभाग पे आ रहे हैं तो भाई मैंने बात बताया था कि आज हम डिस्कस करेंगे, एक चैप्टर है हमारा गलता लोहा उसकी थीम, और एक है हमारा स्पीति में बारिश उसकी थीम। दोनों चीजों की हम डिस्कस करेंगे। हमारे शेखर जी जोशी के द्वारा रचित है गलता लोहा। ओके, देखिए शेखर जोशी क्या होता है, कहानीकार है। आपकी कहानियों में आधुनिक जीवन का यथार्थ का बहुत ही मार्मिक चित्रण हमको मिलता है। जो गलता लोहा कहानी है उसमें उन्होंने जातीय अभिमान का पिघलना और उसे रचनात्मक कार्य में ढल जाना, ये दोनों स्थितियों को हमारे सामने उजागर किया। कौन सी दो स्थिति बच्चों, एक तो जात का जो अभिमान रहता है उसका पिघल जाना, मतलब जात उच्च जाति नीची जाति इसका अभिमान नहीं रहना, और रचनात्मक कार्य में उस अभिमान का कन्वर्ट हो जाना। ये चीज यहां पर इस पूरे पार्ट में हमको विशेष रूप से पढ़ने के लिए मिलेगी। यहां पर हम बात करते हैं, मोहन एक कैरेक्टर है, वंशीधर एक कैरेक्टर है, धनराम लोहार यहां पर एक कैरेक्टर है, उन्हीं की हम यहां पर बात कर रहे हैं। भाई इस कैरेक्टर से ये कहानी गलता लोहा का इसका थीम क्या है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। देखिए जो मोहन है उसके पिता वंशीधर जी है, वो क्या काम करते हैं, उच्च जाति के पुरोहित का धंधा करते हैं, पूजा पाठ करवाने का। लोग उनके संयम और तप के कारण उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं वंशीधर जी बूढ़े हो चुके हैं, अब वो व्रत और उपवास नहीं कर सकते हैं। यह बात उन्होंने अपने बेटे को बताई। उन्होंने बताया कि यजमान है चंद्रवत, उसके यहां रुद्री पाठ करने जाना है, लेकिन वो नहीं जा सकते। बेटा मोहन उनका आशय समझ गया, किंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके पिता चाहते थे कि वो काम मोहन जाके करे, लेकिन मोहन ने उनको कोई उत्तर नहीं दिया। अपने पिता का भार हल्का करने के लिए उसने हंसुआ मतलब दराता उठाया, उसकी धार तेज करने के लिए वो लोहार के पास पहुंच गया कि अब मैं जाके खेतों में काम करूंगा। उसने सोचा कि चलो खेती का काम इस हंसुए के द्वारा ही शुरू किया जाए। धनराम लोहार क्या, धनराम उसका सहपाठी था, उसका क्लासमेट था,
वहां एक खाली डब्बा था, मोहन उस पर बैठकर धनराम का काम देखने लगा। अचानक दोनों को अपने स्कूल जीवन के एक मास्टर जी थे, त्रिलोक सिंह जी, उनकी याद आ गई। वो हंस हंसकर उनको याद करने लगे। मास्टर त्रिलोक सिंह जी का मोहन को प्यार करना, कक्षा का मॉनिटर बनाना, उसके हाथ से कमजोर लड़कों को सजा दिलाना, मोहन के सुनहरे भविष्य की बातें करना, धनराम का गणित में नालायक होना, मास्टर जी से डंडे से पिटना, ये सभी बातें दो दोस्त मिल गए तो याद कर रहे थे और हंस रहे थे। धनराम जो था उसको 13 का पहाड़ा याद नहीं होता था। मार खाने के बाद भी वो ज्यादा नहीं सीख सका। मास्टर त्रिलोक सिंह जी ने उसे एक बार कहा था कि भाई तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, इसके अंदर विद्या का ताप नहीं लगेगा। यह कहकर मास्टर जी ने उसको 5-6 दरातियों में धार लगाने के लिए दे दी। तभी से वो अपने पिता गंगाराम के साथ, भाई जो मोहन लोहार था उसके धनराम लोहार था, उसके पिता कौन थे? गंगाराम जी। तो जब मास्टर जी ने उसको ऐसा बोला और 4-5 दरातों में धार लगाने के किया, तो तभी से वो अपने पिता गंगाधर जी के साथ काम करने लगा, धोखनी फूकने लगा। धोखनी मतलब क्या होता है कि जब आपने कभी देखा किसी लोहार को काम करते हुए, तो एक भट्टी रहती है जिसके अंदर धोखनी से मतलब हवा दी जाती है, जिसकी वजह से कोयले जलते रहते हैं और लोहा गर्म होता है। वहां कई तरह के काम करने लगा, धन चलाने लगा। पिता भी उसके, जब धनराम ठीक से काम नहीं कर पाता था, पिता भी उसको पीटते थे। एक दिन वो भी आया जब गंगाराम चल बसे और धनराम पूरी तरह से लोहार हो गया और उसने उनके कामकाज को संभाल लिया। मोहन को प्राइमरी शिक्षा पूरी करते ही छात्रवृत्ति मिल गई, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ता था। इससे उत्साहित होकर उसके पिता ने सोचा कि भाई उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएंगे। अतः आगे की पढ़ाई के लिए उसे स्कूल भेज दिया। स्कूल वहां से 4-5 मील दूर था। रास्ते में 2 मील की ऊंची चढ़ाई थी, बीच में एक नदी थी, फिर भी मोहन स्कूल जाता था। जब वो थका माना घर वापस आता तो उसके पिता उसे कई ऐसे बालकों को उदाहरण देते जिन्होंने विद्याध्ययन बड़ी विषम परिस्थितियों में प्राप्त किया और उच्च सफलता की ओर अग्रसर हुए। एक दिन जब वापसी में वो नदी पार कर रहा था तो अचानक नदी का पानी बढ़ गया। कुछ घास काटने वाले साथ थे, जैसे तैसे उन्होंने मोहन को बचाया, सब सुरक्षित जगह पहुंचे। उस दिन से मोहन के पिता को डर लग गया और उन्होंने फिर मोहन को स्कूल नहीं भेजा। उन्हीं दिनों एक रमेश नाम का युवक था जो लखनऊ से गांव आया हुआ था। उसने मोहन के पिता से मोहन की पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए किया, भाई आपका बच्चा अच्छा है, पढ़ने में, उसको आगे पढ़ाना चाहिए। रमेश ने उनके साथ सहानुभूति की और बोला कि भाई आप मोहन को मेरे साथ लखनऊ भेज दो, मैं वहां इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। मेरे घर में 4 लोग हैं, ये मोहन भी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। वंशीधर जी को ऐसा लगा कि जैसे कोई भगवान मिल गए। उन्होंने रमेश के साथ मोहन को लखनऊ भेज दिया। लखनऊ में मोहन रह रहा था डर डर के। वहां पर उसको साथ वो नहीं हुआ जो उसके पिता को बोला गया था। उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया गया, उससे घर का पूरा काम कराया जाता था। उसके बहुत कहने पर उसको एक साधारण से स्कूल में डाल दिया गया। घर के काम का बोझ होने के कारण बस केवल बड़ी मुश्किल से पास होता रहा। गर्मियों की छुट्टियों में भी उसको लखनऊ रख लिया जाता था, गांव नहीं भेजा जाता था। रमेश की घर गृहस्थी बड़ी अच्छे से चल रही थी क्योंकि सब काम मोहन कर रहा था। मोहन ने हर परिस्थिति से समझौता करना कहीं ना कहीं सीख लिया था। वो अपने पिता को सच्चाई बताकर दुखी करना नहीं चाहता था। 8वीं पास करने के बाद रमेश ने उसको आगे नहीं पढ़ाया, कहा कि BA MA करके क्या करोगे। एक तकनीकी स्कूल में उसको भर्ती करा दिया। घर की दिनचर्या पहले की तरह चलती रही। 1.5-2 साल के बाद वो पूरी तरह से बेकार हो गया, उसकी पढ़ाई छूट गई, फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। वंशीधर हर किसी को मोहन के बारे में हमेशा ये बताते कि वो तो बहुत बड़ा अफसर बन के घर लौटेगा, परंतु जब वास्तविकता का पता चला तो उनको बहुत दुख हुआ। धनराम ने उनसे मोहन के बारे में पूछा तो वो झूठ बोल गए। धनराम ने उनसे यही कहा कि मोहन लला बचपन से बहुत बुद्धिमान थे, ऐसा क्या हुआ, पता लगाओ, मोहन सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए। मोहन और धनराम इस तरह से अपनी सुख दुख की बातें एक दूसरे से करते हैं, कहीं ना कहीं खो गए। देखिए प्राय क्या होता था कि जो ब्राह्मण टोले के लोग होते थे, तो शिल्पा टोलों के लोगों के साथ नहीं बैठते थे। मतलब लोहार को निम्न जाति माना जाता था, ब्राह्मण को उनके कंपेरिजन में उच्च जाति माना जाता था। तो कभी भी ब्राह्मण किसी लोहार के घर नहीं बैठते थे। लेकिन आज वो खड़े खड़े दूर से काम निपटाते थे, लेकिन आज मोहन वहां पर बैठा हुआ था। मोहन धनराम की कार्यशाला के अंदर जमकर बैठ गया, उसका काम देखने लगा। धनराम अपने काम में लगा रहा। वो लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाता है, उसको गोल करने की कोशिश करता है, पर वो सही तरीके से उसको गोल नहीं कर पा रहा था। वो कहीं ना कहीं उस चक्रे के अंदर नहीं फंस रही थी, इस कारण लोहा ठीक ढंग से नहीं मुड़ पा रहा था। ये देखकर मोहन ने अपनी जगह से उठा, उसको अलग हटाया, क्योंकि मोहन तो ऑलरेडी बुद्धिमान था।
उसने उस लोहे की गोला था उसको स्थिर किया, नपी तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते एक व्यवस्थित गोला बना दिया। मोहन ने काम इतनी कुशलता और स्फूर्ति के साथ किया कि धनराम उसको देखते ही रहेगा और आज तक इसने ऐसा काम नहीं किया, ये काम कैसे कर लिया। धनराम को इससे भी बड़ी हैरानी इस बात पे हुई कि ब्राह्मण लड़के ने लोहार जैसे निम्न जाति के काम को स्वीकार कैसे कर लिया। मोहन इन सब बातों से अलग था, उसको कोई मतलब नहीं था, वो तो बस अपने काम में मस्त था, लोहे के छल्ले की गोलाई की जांच कर रहा था। उसकी आंखों में बहुत ही चमक थी, एक सृजन की चमक थी, कुछ नया क्रिएशन की चमक थी। राइट। तो आई होप बच्चों ये लेसन आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल समझ में आया होगा। इस पार्ट के अंदर कुछ चीजें थोड़ी सी स्पेसिफिक मैं बता देता हूं आपको जो इसकी थीम से रिलेटेड है। देखिए इस कहानी में मोहन की इच्छा अनिच्छा प्रकट नहीं की गई है। भाई कहीं भी यहाँ पर मोहन की इच्छा या अनिच्छा का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। जिस तरह की घर की स्थितियां होती थी उस तरह से वो काम करता था। घर की स्थिति उसकी खराब थी, पुरोहित का काम करके उसका घर का गुजारा चलता था। पिता कर्म के बल पे जैसे तैसे घर के परिवार के सदस्यों का पेट भरते थे, इसलिए कहीं ना कहीं मोहन को अपने पिता के व्यवसाय में ज्यादा रुचि नहीं थी। मोहन के जो पिता ने जीवन भर जो पुरोहिती का ही कर्म किया था, किंतु ढंग से गुजारा नहीं चला सके। अब वो बूढ़े हो चुके थे, शरीर काम करने में असमर्थ हो चुका था। उन्होंने मोहन से जवाब मांगा लेकिन मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मोहन पुरोहिती के काम को आगे, जो पुरोहिती का काम था उसको मोहन कहीं भी आगे बढ़ाना नहीं चाहता था। इसलिए उसने पुरोहिती का काम करने के बजाय खेत में काम करना कहीं ना कहीं उचित समझा। जो त्रिलोक सिंह थे वो कहीं ना कहीं मोहन की प्रतिभा से परिचित थे। मोहन बहुत मेधावी छात्र था, उसकी बुद्धि प्रखर थी, बहुत अच्छा गाना भी गाता था और वो पुरोहिती खानदान का ब्राह्मण बालक था। तो कहीं ना कहीं जो मास्टर त्रिलोक सिंह जी थे वो उसकी प्रतिभा को देखकर और उसकी उच्च पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण उस पर मुग्ध थे और उसको जीवन में कुछ बनाना चाहते। जो धनराम था वो कक्षा का एक नालायक छात्र था, मोहन होशियार था। धनराम उसके गुणों के कारण तथा पुरोहिती खानदान से न होने के कारण उसे अपने से ऊंचा मानता था। इसलिए अगर मोहन ने मास्टर जी के कहने पर उसे डंडे मारे या कान खींचे तो इससे मोहन का अधिकार मानता था और उसके बाद भी मोहन से मार खाने के बाद भी धनराम कहीं ना कहीं मोहन का आदर करता था। वंशीधर तिवारी जो थे मोहन की प्रतिभा को देखते उसको कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा दिलाना चाहते थे, परंतु गांव के आसपास कोई विद्यालय नहीं था जो वहाँ पे आसानी से आया जा सके। उन्होंने मोहन को छात्रावास भेजने, उनके पास मोहन को छात्रावास में भेजने के पैसे भी नहीं थे, ना ही कहीं शहर में उनका कोई ठिकाना था। तब उन्होंने लखनऊ में काम करने वाले रमेश बाबू के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, मोहन को उनके साथ भेज दिया। लेकिन वहां पर मोहन के साथ हमेशा गलत ही हुआ। गांव का उच्च विद्यालय जो था वो 4 मील की दूरी पे था, 2 मील की खड़ी चढ़ाई थी, नदी पार करना पड़ती थी। ये मोहन वहां पे जाता था, लेकिन एक बार नदी में पानी बढ़ गया, बड़ी मुश्किल से मोहन बचा। तब से उसके पिता ने उसको वहां पर भेजना बंद कर दिया। देखो क्या होता है ना, जो पहाड़ी गांव है वहाँ का रहन सहन बहुत ही कठिन होता है। वहाँ के रास्ते ऊंचे नीचे होते हैं, बीच में नदियाँ पड़ती है, बदलते मौसम से वहाँ का आवागमन जो है वो बाधित होता रहता है, नदियों में जल भराता है, वहाँ का जनजीवन मानो एकदम से ठहरता जाता है। पहाड़ी बच्चों को विद्यालय जाने के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। जो रमेश बाबू थे ना वो कहीं ना कहीं बहुत स्वार्थी थे, लेकिन साथ में व्यवहार कुशल भी थे। जब वंशीधर तिवारी ने उन्हें मोहन की पढ़ाई लिखाई की समस्या के बारे में बताया तो उसके साथ सहानुभूति दिखाई। उसके मन में आया कि मोहन के रूप में उन्हें बिना दाम का एक नौकर मिल जाएगा, यदि और कोई नौकर रखेंगे तनख्वाह भी देना पड़ेगी और वो भग भी सकता है। इसलिए वो मोहन को अपने साथ ले गए। उनको लगा कि घर पे टिक के रहेगा, केवल 2 रोटी ही देना पड़ेगी मुझे और कोई भी थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगा और ये घर का काम हमेशा के लिए संभालता रहेगा। यही सब चीजें यहाँ पर बताई गई है। मोहन की स्कूल शिक्षा भी बिल्कुल सामान्य स्तर पर हुई थी, ये चीज भी इस पाठ के अंदर आपको क्लियर होती है। रमेश बाबू ने मोहन को 8वीं तक किसी स्कूल में पढ़ाया, उसके बाद उसको बिल्कुल पढ़ाना बंद कर दिया, कहीं उसको डिग्री नहीं लेने दी। देखिए उसके बाद एक चीज का लेसन के अंदर और बताई गई है बच्चों की, गांव में जो होती है ना जाति पाति के अंतर का जो प्रभाव यहाँ पर दिखाया गया कि वो धनराम लोहार और पुरोहित ब्राह्मण मोहन है ना, दोनों के कैरेक्टर्स आपको कहीं ना कहीं मालूम पड़ा होगा कि उस समय गांव के अंदर जो जाति पाति थी वो बहुत ज़्यादा थी और ऊंचे और नीचे का भेद था। ऊंची जाति और नीची जाति वालों के अलग अलग कर्म थे और उसी के अनुसार उन लोगों के साथ व्यवहार किया जाता। वंशीधर जी थी जो थे उनका जीवन कहीं का एक तपस्यापूर्ण निकला था। व्रत उपवास का जीवन उन्होंने बिताया था। गांव के लोग उनका आदर सत्कार करते थे, लेकिन धन उनको बहुत कम मिलता था, इसलिए पेट भरने के लिए उनको बहुत मशक्कत करना पड़ती थी। और यही वजह थी कि मोहन उनके उस काम को करना नहीं चाहता था। मोहन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अभागा पात्र है, उच्च जाति में पैदा हुआ है, लेकिन साधनहीन है, प्रतिभाशाली गायक है, लेकिन उसकी प्रतिभा को नहीं पहचाना गया। प्रखर छात्र है, लेकिन उसके बाद भी उसको पढ़ने का मौका नहीं मिला।
रमेश बाबू के परिवार में रह के वो नौकर बन गया और अपने करियर को आगे नहीं बढ़ा पाया। ये वही पूरी थीम है, मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दी इस चैप्टर की भी। अब हम अगले चैप्टर के अंदर आते हैं। अगला चैप्टर आपका स्पीति में बारिश। स्पीति के अंदर बारिश, ये कृष्णनाथ जी के द्वारा रचित है। देखिए स्पीति की मैं जब बात करता हूं, ये एक यात्रा व्रत है। ये क्या है? एक यात्रा का वृत्तांत यहाँ पर लिखा गया है। स्पीति क्या है बच्चों? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की एक तहसील। ध्यान रखना, स्पीति क्या है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की एक तहसील। यहां ऊंचे पहाड़ थे, कठिन रास्ते, इसके इतिहास के लोगों को कम जानकारी, संचार साधनों से यह स्थान कटा हुआ। प्राचीन काल में स्पीति भारतीय साम्राज्य का कहीं ना कहीं अंग रहा था। जब साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र हुआ। यहां कभी लद्दाख, कभी कश्मीर, कभी कुल्लू मंडल का अधिकार रहा, ब्रिटिश राज भी रहा, परंतु कहीं ना कहीं यह हमेशा स्वतंत्र रहा। यहां जब भी किसी राजा का संदेशवाहक आता था तो यह बहुत लंबा था और बहुत ही मतलब दुर्गम स्थान पे था, तो काफी लंबा समय लग जाता था किसी भी राज्य के दूत को यहां पर संदेश पहुंचाने में और यहां से संदेश वापस ले जाने में। 1971 की जनगणना के अनुसार स्पीति की जनसंख्या 7,196 तथा क्षेत्रफल 2,155। जनसंख्या कितनी थी उस समय इसकी? 7,196। और कितना स्क्वायर माइल इसका एरिया था? दैट इज 2155। ओके, इस प्रकार यह जनसंख्या घनत्व बहुत ही फैला हुआ है। यहां पर आप देखोगे तो एक वर्ग मील में केवल 4 लोग रहते हैं। एक वर्ग मील के अंदर केवल 4 लोग। स्पीति का राज्य 1846 में राजा गुलाब सिंह के जरिए अंग्रेजों को मिला। इसका शासन उस समय नोनो द्वारा चलाया जा रहा था। अंग्रेजों के जो राज में नोनो की स्थिति कैसी थी? सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के बराबर, द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के बराबर नोनो की स्थितियां रहती थी। स्पीति के चारों ओर अगर हम देखते हैं तो बच्चों यहां पर क्या है? दुर्गम पहाड़ है। ऊंचाई पहाड़ों के लगभग 18,000 फीट के आसपास है। ये पहाड़ से तिब्बत, लाहौल, किन्नौर तथा लद्दाख से किसको? स्पीति को अलग करते हैं। इसकी मुख्य नदी 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर तिब्बत से होती हुई बुशर और कन्नौज होती हुई सतलुज में जाके मिल जाती है। इसके साथ कोई पारा और पिन नदियों की घाटियां भी हैं, परंतु केवल स्पीति घाटी यहां पर आबाद है, बाकी घाटियों में यहां पर जनजीवन नहीं है। यहां के लोग भीषण ठंड के कारण 8-9 महीने शेष दुनिया से बिल्कुल कटे रहते हैं। यहाँ गर्म करने के लिए लकड़ी भी नहीं मिलती है। फसलें भी साल में एक ही बार होती है, इसलिए समझ नहीं आता कि लोग यहाँ पर क्यों रहते हैं। धर्म या जन्मभूमि के मोह के कारण, मजबूरी के कारण या बिना कारण, यह वास्तव में एक प्रश्न चिन्ह है। स्पीति के पहाड़ ऊंचे हैं, भव्य हैं, लेकिन वनस्पति विहीन है। यहां पे हर जगह हिम है, बर्फ है, ठिठुरन है, गलन है, दुख है। यहां स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिताएं, आइसक्रीम, छोले भटूरे जैसी बाजारू चहल पहल बिल्कुल नहीं है। यह तो हिमालय की तलहटी में है। लाहौल स्पीति की जो घाटियां हैं रोहतांग दर्रे के पार है। श्री कनिंघम जी के अनुसार लाहौल की ऊंचाई 10,535 फीट है और स्पीति की ऊंचाई 12,986 फीट है। स्पीति घाटी के उत्तर दिशा में जो पर्वत श्रेणियां हैं उनकी ऊंचाई लगभग 16,221 और 16,500 फीट के आसपास है। यहां की दो चोटियां लगभग 21,000 फीट से भी ज्यादा ऊंची है। इसको हम बारलाचा श्रेणियां कहते हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को हम माने श्रेणियां कहते हैं। शायद इनका नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पे पड़ा हो। इस प्रदेश के अंदर इसी मंत्र का जाप भी किया जाता है। यह जो मंत्र है, माने मंत्र इसको बोला जाता है, यह है ओम मणि पद में हूं। कहीं पे माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट है, कुछ चोटी की ऊंचाई 17,000 फीट भी है। इसके कई गांव 13,000 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसे हुए हैं। यह मध्य हिमालय में है। इसके पार बाह्य हिमालय है। बाह्य हिमालय की चोटियां लगभग 23,064 फीट के आसपास ऊंची है। कई चोटियां सामान्य रूप से यहां पे कई चोटियां 20,000 फुट की हाइट से ज्यादा है। लेखक युवकों को इस घाटी में आमंत्रित करता है।
यद्यपि चोटियों की ऊंचाइयों के होड़ लगाने यहाँ पर बिल्कुल ठीक नहीं है, फिर भी नवयुवती के लिए एक अच्छा शौक हो सकता है कि वो यहाँ पर आए। ये घाटी बूढ़े जो लामा लोग वहां पे रहते हैं उनके कारण लगभग उदास सी दिखती है। मतलब कवि क्या चाहता है कि ये एक पूरी तरह से उपेक्षित क्षेत्र है, यहाँ पर युवक युवतियों को आना ही चाहिए। ठीक है, कठिन है, यहाँ की छोटी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कई चीजें बहुत ही दर्शनीय है। और यदि कवि की दृष्टि से यहाँ पर युवा आए और देखे तो उनको भी यहाँ पे एक बहुत अच्छा सौंदर्य दिखाई देगा। स्पीति में लाहुल की तरह केवल दो ही ऋतुएं होती है, बसंत की ऋतु और शीत की ऋतु। बसंत ऋतु जून से चालू होती है और सितंबर तक रहती है थोड़े समय के लिए। यहाँ का तापमान उस समय 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जनवरी में यहाँ का तापमान लगभग 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बसंत में दिन गर्म होते हैं, रातें ठंडी होती है। शीतकाल के मौसम का तो अनुमान ही लगाया जा सकता है क्या हो सकता है, क्या होता होगा। यहाँ बसंत में भी फूल नहीं खिलते हैं, हरियाली नहीं होती है। शीत में तो यहाँ के नदी नाले जमे रहते हैं, हवाएं तेज चलती है और जो ठंडी हवाएं हैं वो शूल की तरह, भाले की तरह हमको चुभती हैं। स्पीति में मानसून नहीं पहुंचता है, इसलिए यहाँ पे वर्षा की बहार नहीं होती है। कालिदास ने ऋतु संहार का में जो वर्षा ऋतु का वर्णन किया, यहाँ के लोग नहीं जानते क्योंकि यहाँ के लोगों ने कभी वर्षा ऋतु को देखा ही नहीं। कालिदास ने वर्षा ऋतु का बहुत ही सांगारिक वर्णन किया है, किंतु स्पीति के निवासी इसको नहीं समझ सकते। वे नहीं जानते कि बरसात में नदियां बहती है, बादल बरसते हैं, हाथी चिंगाड़ने जैसी आवाजें आती है। वो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं जानते क्योंकि यहाँ पर कभी कभार ही हल्की सी बारिश होती है। धरती सूखी ठंडी हमेशा रहती है। स्पीति में साल में एक ही फसल होती है, जो है गेहूं है, मटर है, सरसों है। पहाड़ों से बहने वाले झरनों से सिंचाई यहाँ पर होती है। स्पीति नदी का जल किसी भी काम में नहीं आता है। यहाँ बहुत सी भूमि खेती योग्य बनाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पर अत्यधिक ठंड होने के कारण ना कोई फल होते हैं ना कोई पेड़ होते हैं। पूरी घाटी वीरान है। लेखक को एक सुखद घटना यहाँ की याद आती है। वह काया के डाक बंगले में सोया हुआ था। आधी रात का समय था, लगा कि कोई खिड़की खटखटा रहा है। उसने उठकर खिड़की खोली तो हवा का तेज झोंका मुंह और हाथ को छीनने लगा। लेखक ने दरवाजा बंद किया, पता चला कि बारिश हो रही है। कभी कभी बारिश होती थी तो यहाँ पे एक उत्सव जैसा होता था जब बारिश होती थी, बर्फीली बारिश, जैसे नगाड़ों पर थाप पड़ रही हो, महाशंख की ध्वनि दे रही हो। सुबह लोगों ने कहा कि यात्रा शुभ होगी क्योंकि स्पीति में बहुत दिनों के बाद बारिश हुई है। तो बच्चों, जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे, पूरा इस लेसन को पूरा पढ़िए और आपको इस लेसन के अंदर जो तथ्य दिए हुए हैं चोटियों की ऊंचाई से संबंधित, राइट, स्पीति की जो भौगोलिक परिस्थिति है, वो कहाँ पे स्थित है, किस तरह से वहाँ का जनजीवन है, मतलब कुल मिला के आपको ये सब चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। यदि ये सब चीज़ों की जानकारी है तो डेफिनेटली आप इस लेसन से संबंधित कोई सा भी प्रश्न कर सकते हैं। जैसे वायरलेस सेट का यहाँ पर उपयोग होता है कि नहीं, ये जानकारी आपको होना चाहिए। ओके, केलन का बादशाह काजा के सूबेदार से क्यों डरता था, ये भी एक कंसेप्ट है। आपको अगर आप डीपली पढ़ोगे ये चीज़ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। स्पीति के लोग आक्रमणकारी से अपनी सुरक्षा कैसे करते थे, ये आपको मालूम होना चाहिए। स्पीति किस किस राज्यों के अधीन रहा है, इट मस्ट बी क्लियर। स्पीति में रहने की स्थितियां हैं या नहीं है, ये आपको मालूम होना चाहिए। कौन कौन सी फसलें होती है, ये मालूम होना चाहिए। जनजीवन में प्रसन्नता किस तरह से लाई जा सकती है, ये सब चीज़ें अगर आप पढ़ते हैं तो इस लेसन से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर उस प्रश्न का बहुत सुंदर तरीके से जवाब दे सकते हैं। ये पार्ट में हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक लेसन में आपको और क्लियर करना चाहूंगा जो हमारे कहीं ना कहीं वितान से आधारित है, भाई जिसका नाम क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, राजस्थान की रजत बूंदें। देखिए मैं देख रहा हूँ ये आपके सिलेबस में आई थिंक उन्होंने इंक्लूड किया है बिल्कुल कि यस राजस्थान की रजत बूंदें। तो थोड़ा सा बता देता हूँ राजस्थान की रजत बूंदों के बारे में। यदि इस पाठ को अगर आप ध्यान से पढ़ते तो आपको कुएं के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, कुई के बारे में जानकारी होना चाहिए, कुई खोदने वाले लोग कौन है इनके बारे में जानकारी होना चाहिए, कुई की चिनाई कैसे की जाती है इस बारे में जानकारी होना चाहिए, कुएं के अंदर रस्से को क्यों लपेटा जाता है इस बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। कुई का जो अंदर जो पानी मिलता है वो पानी कौन से पत्थर के ऊपर जमा हुआ रहता है ये आपको मालूम होना चाहिए। इसकी गहराई कितनी होती है आपको ये मालूम होना चाहिए। 24 घंटे में कुई में कितना पानी इकट्ठा होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। कोई सार्वजनिक संपत्ति है या पर्सनल है ये आपको पूरी तरह से मालूम होना चाहिए। यही सब इस पाठ के अंदर है। ये पाठ हमारे अनुपम मिश्र जी के द्वारा रचित है। यहाँ पर राजस्थान की रेतीली भूमि में जो प्राणी के स्रोत होते हैं कोई उन्हीं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। देखिए रेगिस्तान में रेत ही रेत है, वर्षा न के बराबर होती है, वर्षा अधिक भी हो तो रेत उसको सोख लेती है। यहाँ के रेत के नीचे एक पत्थर होता है जिसको हम बोलते हैं खड़िया पत्थर, उसकी एक पट्टी बिछी हुई है। ये पट्टी पानी को अधिक नीचे नहीं जाने देती है और जो पानी रेत के कणों के द्वारा शोष लिया जाता है वो पानी धीरे धीरे जाके इस खड़िया पत्थर के ऊपर इकट्ठा हो जाता है और इसी को कुई के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस पट्टी के ऊपर का पानी पीने योग्य है, लेकिन इस पट्टी के नीचे अगर हम जाते हैं तो केवल और केवल खारा पानी है जो पीने लायक नहीं है। लोगों ने वर्षों के अनुभव के आधार पर पानी के इस खड़िया पत्थर की मिट्टी
को कैसे खड़िया पत्थर की मिट्टी के ऊपर स्थित पानी को कैसे प्राप्त किया जाए, इस चीज की खोज कर ली है। राजस्थान में कुएं का निर्माण करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं बच्चों? चेरवांजी या चेजारो कहते हैं। ये लोग बड़ी सफाई के साथ इस कला को अंजाम देते हैं। मुश्किल से 4-5 हाथ के घेरे की जगह को उसी अनुपात में 30 से 60 की गहराई तक उतारना और साथ में उसकी चिनाई करते जाना, ये बहुत ही कठिन कार्य है। चेजारो भूमि के अंदर की गर्मी को सहन करते हुए भीड़ भरी जगह में कुएं का निर्माण करते हैं। नीचे की मिट्टी की खुदाई एक लंबे औजार से की जाती है जिसको बसोली बोलते हैं। खुदी हुई मिट्टी को बाल्टी के सहारे ऊपर भेजा जाता है। ये लोग अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरों की प्यास बुझाते हैं। कुएं जो होता है कुएं का ही छोटा रूप होता है। देखिए कुआं जो होता है व्यास में कुएं से बहुत बड़ा होता है। दोनों की गहराई तो लगभग अपन एक समान मान सकते हैं, लेकिन व्यास दोनों का अलग अलग होता है। कुएं की गहराई नीचे खड़िया पत्थर की स्थिति को निर्भर करती है। कुएं में पानी भूजल से मिलता है, अर्थात भूमि के नीचे स्थित पानी को पाने के लिए कुएं का निर्माण किया जाता है। इसके विपरीत कुएं में पानी का जो स्रोत होता है, देखिए कुएं के अंदर क्या होता है? भूजल लिया जाता है, लेकिन कुएं जो होती है कुएं के अंदर भूजल नहीं लिया जाता है। कुएं के अंदर हम कौन सा जल प्राप्त करते हैं? जो जल खड़िया पत्थर के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। चारों ओर की रेत की नमी को सोखकर पानी जो इकट्ठा होता है उसी को यहाँ से प्राप्त किया जाता है। यहाँ की भूमि में रेत के कण छोटे छोटे होते हैं जो आपस में चिपकते नहीं है। यही कारण है कि इस भाग में जितनी भी वर्षा होती है सारी की सारी रेत में समाकर नमी के अंदर बदल जाती है। इसी नमी को कुएं के माध्यम से बच्चों प्राप्त किया जाता है। लेखक के अनुसार राजस्थान के पानी के बहुत सारे रूप है। एक होता है पालर पानी, यह धरातल पर बहने वाली वर्षा का पानी है। दूसरा होता है पाताल पानी जो भूमि के नीचे का पानी है, यह खारा होता है। इन दोनों के बीच तीसरा पानी जो होता है रेजानी पानी, धरातल के नीचे लेकिन भूजल में न मिलकर नमी के रूप में बीच में ही रह जाने वाले पानी को हम रेजानी कहते हैं। वो इस रेजानी पानी को ही कुएं के माध्यम से बच्चों प्राप्त किया जाता है। चेजारो कुएं की खुदाई के साथ साथ उसकी चिनाई का भी काम करते हैं। थोड़ी सी खुदाई करके उसके हिस्सों को पक्का करते चले जाते हैं मिट्टी, जिसकी वजह से मिट्टी अंदर नहीं धसके। कहीं कहीं ईंटों की चिनाई नहीं हो पाती है। इन जगहों पर एक खास तरह की घास का रास्ता बनाकर खुदी हुई जगह की चिनाई की जाती है। इस तरह रस्से की गोलाई में घेरा बनाकर नीचे तक ले जाया जाता है। इस रस्से की वजह से चारों तरफ की मिट्टी जो जम जाती है और मिट्टी कुएं के अंदर गिर के उसको नहीं भरती है। कुछ जगह पर यह घास भी नहीं मिलती है, वहां पर लंबे लंबे लट्ठों को एक दूसरे के अंदर उलझाकर और इस मिट्टी को कहीं ना कहीं ढहने से रोका जाता है। पुराने समय में क्या होता था पता है आपको? कुएं का सफलतापूर्वक निर्माण हो जाता था, त्योहार जैसा माहौल हो जाता था। चेलवांजी को कई तरह के उपहार दिए जाते थे, उनको तीज त्योहार पर विवाह के अवसर पर सम्मानित भी किया जाता था। मगर आजकल समय बदल चुका है, हर काम मजदूरी देकर पूरा करवाया जा रहा है। आप लोगों को इतना सम्मान नहीं मिलता है। कुएं के पानी की क्षमता बहुत कम होती है। दिन रात के समय में इसमें से 2 से 3 घड़े पानी मुश्किल से निकाला जा सकता है। कुएं की गहराई से पानी निकालने के लिए छोटी बाल्टी या चड़स का उपयोग किया जाता है। चड़स एक चमड़े का बर्तन होता है जिससे हम पानी बाहर निकाल सकते हैं। ऊपर मुहाने पर चरखी या घिरनी लगी होती है। इस चरखी के ऊपर पानी खींचने के लिए अधिक जोर नहीं लगता है, बिल्कुल नेचुरली कोई घिरनी लगी कम जोर पे आप निकाल पाओगे इसको। प्रत्येक कुएं के मुंह को ढककर रखा जाता है। पानी निकालने के समय मुंह से लकड़ी का ढक्कन हटा के पानी को निकालते हैं, बाद में वापस ढक्कन को बंद कर देते हैं। कुएं जो है ना बच्चों, राजस्थान के अंदर खड़िया पत्थर वाले क्षेत्र के हर घर में लगभग मिलती है। सबकी निजी संपत्ति होते हुए भी ये निजी नहीं मानी जाती, इसको सार्वजनिक माना जाता है। इस पर ग्राम पंचायतों का पूरा नियंत्रण रहता है। किसी नई कुएं के लिए स्वीकृति बहुत कम दी जाती है। इसका कारण यह है कि भूमि के नीचे की नमी का अधिक विभाजन नहीं होना। भाई ज्यादा कुएं बनेगी ना तो पानी सब कुएं में समाप्त हो जाएगा। राजस्थान में सब जगह रेत के नीचे खड़िया पत्थर नहीं होते। ये पट्टी जनरली चूरू है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहीं पर कुएं आपको देखने को मिल जाएगी। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में गाँव के हर घर में लगभग आपको एक कुएं तो मिल ही सकती है। तो बच्चों ये पार्ट है कुएं का। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर और कहीं कुछ बचता है, क्योंकि हर चीज बहुत अच्छे से मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूँ, अभी भी क्लियर कर दी। अब अपना एक अंतिम पड़ाव बचा हुआ है इस एग्जाम के रिवीजन के लिए। और बच्चों वो जो चीज थी मैंने कुछ आपको अभिव्यक्ति से संबंधित कुछ चीज बताई थी, और अभिव्यक्ति में यहाँ पर हमको जो चर्चा करना है वो इंटरनेट और विशेष लेखन के ऊपर हमको चर्चा करना है। तो भाई देखिए इंटरनेट और अगर विशेष लेखन के लिए जब हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आपको एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि इंटरनेट से संबंधित जितनी भी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की है वो सब चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं वो क्वेश्चन आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपको क्या मालूम होना चाहिए। देखिए इंटरनेट पत्रकारिता क्या होती है ये आपको क्लियर होना चाहिए। इंटरनेट पत्रकारिता अन्य पत्रकारिताओं से किस प्रकार भिन्न है ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। भारत में कौन कौन से समाचार पत्र इंटरनेट पे हैं, भारत की कौन सी नेट साइट भुगतान करके देखी जा सकती है, भारत की कौन कौन सी साइटें नियमित रूप से अपडेट होती रहती है, भारत की पहली साइट कौन सी जो इंटरनेट पत्रकारिता की कैटेगरी के अंदर आती है, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता किसने शुरू की थी, हिंदी वेब जगत में कौन सी साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही है, ये सभी प्रश्न मैं आपको दे चुका हूं, लिखवा चुका हूं, इसका पीडीएफ भी भेज चुका हूं। इसको आप बारीकी से पढ़ें। उसके बाद विशेष लेखन भी आपके अंदर है, आपके सिलेबस के अंदर है। तो विशेष लेखन में आपको क्या पढ़ना है भाई, विशेष लेखन क्या होता है, डेस्क क्या होता है,
विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या होती है, बीट क्या होता है, बीट रिपोर्टिंग क्या है, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है, संवाददाता क्या होता है, विशेष संवाददाता क्या होता है, संवाददाता और विशेष संवाददाताओं में क्या अंतर होता है, विशेष लेखन की भाषा शैली किस प्रकार से डिफरेंट होती है, व्यापार की भाषा शैली की शब्दावली क्या होती है, ये सभी चीजें आपके पास ऑलरेडी पहुंच चुकी है। तो इसको आप बहुत प्रॉपरली स्टडी करिए। आई होप आप एग्जाम बहुत बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे और इन सभी चैप्टर्स में आपको कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और उसके बाद भी कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो एनी टाइम यू कैन कॉल मी। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।